हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने किया था क्लास 8 का चैप्टर 9 पब्लिक फैसिलिटीज़। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो ये जो चैप्टर है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डेमोक्रेसी होती क्या है। जो चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, है ना। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसे लोग इलेक्ट करते हैं बाय वोटिंग, वो होती है डेमोक्रेसी। फिर नॉन डेमोक्रेसी क्या होती है ना। तो वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो लोगों के पास कोई राइट नहीं होता अपने गवर्नमेंट और लीडर चूज करने का, वो होती है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं म्यांमार का। ठीक है, वहाँ क्या होता था कि आर्मी रूल करती थी और जो आर्मी का लीडर होता था उसे ही वहाँ का रूलर बना दिया। तो लोगों ने तो कोई उसे चूज नहीं किया ना, इलेक्ट किया था, तो वहाँ डेमोक्रेसी हुई नहीं हुई। सिमिलरली एक और कंट्री है जिसका नाम है चिली, वहाँ भी सेम ऐसी ही कंडीशन थी कि जो डिक्टेटर था वहाँ का वही रूलर बना। तो ये डेमोक्रेसी हुई नहीं, ये भी डेमोक्रेसी नहीं हुई। अब एक और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जो कि मोनार्की। यहाँ राजा का बेटा ही राजा बनता है। आपने सुना होगा ना कि एक राजा होता था, उसके बूढ़े होने के बाद या उसके मर जाने के बाद उसका बेटा ही वो किंग बनता था वहाँ का। तो ये भी डेमोक्रेसी नहीं है, इसे कहते हैं मोनार्की। अब इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं सऊदी अरेबिया। वहाँ किंग को लोगों ने इलेक्ट नहीं किया, तो ये भी डेमोक्रेसी नहीं है। अब डेमोक्रेसी को और अच्छी तरीके से जानने के लिए हमें उसके जानने पड़ेंगे डेमोक्रेसी के कुछ फीचर। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल है पाकिस्तान का। तो बात है अक्टूबर 1999 की कि हुआ क्या था कि वहाँ की जो मिलिट्री थी वो वहाँ के पीएम के सामने आकर खड़ी हो गई और पीएम जो थे वहाँ के नवाज शरीफ, उन्हें मिलिट्री ने फोर्सफुली वहाँ से हटा दिया और मिलिट्री रूल करने लगी। और जो मिलिट्री को लीड कर रहे थे परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने अपने आप को वहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने खुद को अपने इस पोस्ट से हटाकर प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। अब 2002 में उन्होंने एक रेफरेंडम किया। अब रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम मतलब कंट्री के सिटीजन्स को एक पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है और जो सिटीजन बोलते हैं वही गवर्नमेंट को मानना पड़ता है। तो क्वेश्चन ये था कि परवेज़ मुशर्रफ को नेक्स्ट 5 ईयर के लिए प्रेसिडेंट बनाना चाहिए या नहीं। तो आंसर ये आया कि परवेज़ मुशर्रफ को बना देना चाहिए, 5 ईयर के लिए और प्रेसिडेंट बना देना चाहिए। बट हुआ ये कि वहाँ के जो कुछ लोग थे जैसे मीडिया, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट, तो ये लोग बोलने लगे कि ये जो रेफरेंडम हुआ है ये लीगल तरीके से नहीं हुआ है, मतलब इस दाल में कुछ काला ज़रूर है। जब परवेज़ मुशर्रफ तक ये बात का पता चला, उन्हें ये बात पता चली, तो उन्होंने अगस्त 2022 में एक लीगल फ्रेमवर्क इशू करा दिया, मतलब जिससे उन्होंने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दिया। अब इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के पास जो पावर थी वो नेशनल असेंबली और स्टेट असेंबली को डिसमिस कर सकती थी। और जो ये दोनों असेंबली के सिविलियंस कैबिनेट थे उनका काम कौन कंट्रोल करता था? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब एनएससी। दूसरे शब्दों में कहे तो मिलिट्री वहाँ उसको कंट्रोल करती थी। मतलब ये हुआ कि नेशनल और स्टेट असेंबली के जो कैबिनेट के लोग थे उन्हें इलेक्ट कौन करता था? सिटीजन इलेक्ट करते थे और वो लोग इलेक्ट होकर किसके अंडर आते थे? मिलिट्री के कंट्रोल में। और सारी मिलिट्री किसके कंट्रोल में थी? परवेज़ मुशर्रफ के। तो सीधा मतलब ये हुआ कि सारी पावर परवेज़ मुशर्रफ के पास थी। तो इससे हमारा डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर ये कहता है कि पावर उसके पास हो जिन्हें लोग इलेक्ट कर रहे हैं। बट यहाँ क्या हो रहा था? लोग तो नेशनल और स्टेट असेंबली में वोट डाल रहे थे, पर असली पावर किसके पास थी? परवेज़ मुशर्रफ के पास थी। तो डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर ये कहता है कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। अब बात करते हैं चाइना की। तो चाइना में हर 5 साल में पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन होता है और उनकी पार्लियामेंट को नेशनल पीपल कांग्रेस कहा जाता है। तो खास बात ये थी कि जो भी वहाँ का प्रेसिडेंट बनता था वो पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग बनता था, मतलब पार्लियामेंट ही चूज करती थी। तो वोट तो सिटीजन डालते थे और 3000 में से किसी एक को पार्लियामेंट प्रेसिडेंट बना देती थी। बट खास बात ये थी कि पार्लियामेंट में मेन एक ही सरकार थी और वो थी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। और भी पार्टीज थी मगर वो स्मॉल पार्टीज थी और अगर किसी भी पार्टी को इलेक्शन में पार्ट लेना होता था तो उन्हें पहले चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना होता था। तो खास बात ये हुई कि चाइना में जब भी सरकार बनती तो हमेशा एक ही पार्टी की बनती, जो कि थी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। अब इससे होता क्या था कि दूसरी पार्टी को चांस ही नहीं मिलता था और ना ही सिटीजन के पास कोई और चॉइस थी, तो और वो वोट भी कहाँ डाले, वही डालते थे। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर क्या कहता है। तो ये एग्जांपल है मैक्सिको का। तो वहाँ क्या होता था कि हर 6 साल में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होते थे। वहाँ भी मिलिट्री और डिक्टेटर का रूल नहीं था, मतलब उन्होंने रूल नहीं किया था। वहाँ वोटिंग भी होती थी और कई सारी पार्टीज भी थी जिससे सिटीजन इलेक्ट कर सके। बट प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ जब मैक्सिको आज़ाद हुआ 1930 में, तो 2000 तक वहाँ एक ही पार्टी जीतते आ रही थी और वो थी पीआरआई, मतलब इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। अब ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जो पीआरआई थी वो जीतने के लिए किसी भी हद तक चली जाती थी और जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स या टीचर्स होते थे उनकी मीटिंग कराकर ये कहा जाता था कि स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को फोर्स किया जाए कि पीआरआई को ही वोट दे। और जो भी वहाँ मीडिया थी वो भी सिर्फ पीआरआई की अच्छी बातें बताती थी और बाकी पार्टीज़ को इग्नोर किया जाता था। और सिर्फ यही नहीं, लास्ट मिनट पर जो इलेक्शन होते थे अपोजिशन पार्टीज़ के जो बूथ थे, तो जो पोलिंग बूथ थे उन्हें अपनी जगह से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता था, जिससे सिटीजन्स को वोट डालने में परेशानी होती थी। ये हालात थे वहाँ के। तो अब ये जो दो हमने एग्जाम्पल देखे, हमें इनसे डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर मिलता है, जो कि है अ डेमोक्रेसी मस्ट बी based on a fair and a free election where those currently in power have a fair chance of losing। मतलब ये कि इलेक्शन एकदम फ्री एंड फेयर तरीके से होना चाहिए। जितनी प्रोबेबिलिटी गवर्नमेंट के जीतने में है उतनी ही प्रोबेबिलिटी उनके अच्छे काम न करने की वजह से हटाने की भी हो। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे डेमोक्रेसी के थर्ड फीचर की तरफ। तो इसका एग्जांपल हम देखेंगे सऊदी अरेबिया से।
तो वहाँ क्या होता था कि 2015 से पहले वुमेन्स के पास तो कोई राइट ही नहीं था वोट डालने का। ऐसा ही एक कंट्री और है एस्टोनिया, वहाँ का रूल ऐसा बनाया गया था कि जो रशियन माइनॉरिटी है उन्हें वोट डालने में प्रॉब्लम होती थी। ऐसे ही एक कंट्री और है फिजी, वहाँ पर ऐसा ही एक इलेक्टोरल सिस्टम था कि वहाँ के जो इंडिजीनियस फिजी है उनकी वोट वैल्यू ज़्यादा होगी इंडियन फिजी के कंपेरिजन में। मतलब कोई अगर दो कैंडिडेट है एक्स एंड वाई, तो एक्स की वोट वैल्यू है 100 एंड वाई की वोट वैल्यू है 105। तो जीतना तो वाई को चाहिए, बट जीतता कौन था? एक्स, क्योंकि उसके पास इंडिजीनियस फिजी के वोट ज़्यादा है और वाई के पास इंडियन फिजी के वोट ज़्यादा है। तो ये गलत है ना। तो यहाँ से हमें थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी मिलता है कि इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच मस्ट हैव अ वन वैल्यू। मतलब डेमोक्रेसी में हर सिटीजन के पास एक वोट होगा और उसकी एक ही वैल्यू होगी, किसी भी तरह से इनइक्वालिटी नहीं होगी, ना रिच के पास ज़्यादा ना पुअर के पास कम, सभी इक्वल होंगे। अब बढ़ते हैं हमारे डेमोक्रेसी के लास्ट फीचर की तरफ। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे जिम्बाब्वे का। तो जिम्बाब्वे एक ब्रिटेन की कॉलोनी है जहाँ पर वाइट माइनॉरिटीज़ रूल करती थी। मतलब ब्रिटेन के जो गोरे लोग थे जिम्बाब्वे पर रूल किया करते थे। जब 1980 में जिम्बाब्वे को इन वाइट माइनॉरिटी से आज़ादी मिली, तब से वहाँ सिर्फ एक ही पार्टी ने रूल किया है और जो थी जैन पीएफ। ये पार्टी ने जिम्बाब्वे की आज़ादी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और उसके जो लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, बट ये बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते थे इलेक्शन जीतने के लिए। फेयर तरीके से इलेक्शन नहीं लड़ते थे, बट ये काफ़ी पॉपुलर थे। इन्होंने बहुत बार वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज किए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पावर इनके पास आ जाए। और दूसरी पार्टी को हैरेस भी किया जाता था कि लोग अगर उनके अगेंस्ट बोले तो इलीगल बताया जाता था और मीडिया पर भी कंट्रोल किया जाता था। कोर्ट अगर कोई जजमेंट दे तो उसे भी इग्नोर किया जाता था। पर ऐसा कब तक चलता? फाइनली 2017 में रॉबर्ट मुगाबे को रिजाइन करा दिया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी लीडर का पॉपुलर होना ज़रूरी नहीं है। हमें ये भी देखना चाहिए कि इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद देश में क्या हो रहा है। इससे हमें डेमोक्रेसी का फोर्थ फीचर पता चलता है, जो कि है अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन्स राइट। मतलब गवर्नमेंट को अपने मन से नहीं बल्कि जो लिमिट्स एंड लॉज है और जो सिटीजन्स के लिए सही है उसे ध्यान में रखकर अपने डिसीजन लेना चाहिए। तो हमने अभी देखा डेमोक्रेसी क्या है और इसके फीचर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं डेमोक्रेसी के कुछ लिमिटेशंस, क्योंकि हर अच्छी चीज़ के पीछे थोड़ी बहुत तो खामियां होती ही है। तो अब इसके लिमिटेशंस भी जान लेते हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि लीडर्स बार बार चेंज होते हैं, जिससे एक स्टेबिलिटी नहीं बन पाती है और जो बड़े बड़े डिसीजंस लेने होते हैं उनमें भी प्रॉब्लम होती है ना। तो सेकंड लिमिटेशन ये है कि इसमें कई सारी पार्टीज़ होती है और उनमें कंपटीशन एंड पावर प्ले भी होता रहता है, जिससे आम जनता काफ़ी डिस्टर्ब रहती है। तो थर्ड लिमिटेशन यह है कि इसमें बहुत से लोगों से डिस्कस करना पड़ता है कोई भी डिसीजन लेने से पहले, जिससे कि कुछ डिसीजंस में काफ़ी डिले हो जाता है। और फोर्थ लिमिटेशन यह है कि कभी कभी जो लोग इलेक्ट होकर आते हैं तो उन्हें पब्लिक के इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता होता है, तो वो गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। अब फिफ्थ लिमिटेशन यह है कि जब पार्टीज़ के बीच कंपटीशन होता है तो कुछ लोग जीतने के लिए करप्शन का भी इस्तेमाल कर देते हैं। और सिक्स्थ एंड लास्ट ये इसकी लिमिटेशन है कि ऑर्डिनरी पीपल को ज़्यादा डेमोक्रेसी के बारे में नहीं पता होता, तो वो कभी कभी अपने गलत लीडर्स को चूज़ कर लेते हैं, जिससे सभी लोगों को प्रॉब्लम होती है। देखो, अब इसके डिमेरिट्स तो हमने जान लिए, बट फिर भी डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। अब ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं वाई डेमोक्रेसी। तो एक बार की बात है, चाइना में 1958 से 1961 तक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। लगभग 3 करोड़ लोग भूख के कारण मारे गए थे और यही प्रॉब्लम इंडिया में भी थी, लेकिन इंडिया में उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, उनकी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन उनसे बेटर थी। तो इस बात पर इकोनॉमिस्ट का ये कहना है, वो लोग ये सोचते हैं कि ये जो दो डिफरेंट कंट्रीज़ की जो पॉलिसी है ये सब इनके कारण हुआ है, क्योंकि इंडिया के गवर्नमेंट को जो रिस्पॉन्सिबल बनाती है टुवर्ड्स द फूड सिक्योरिटी इन अ वे दैट द चाइनीज़ नॉट। तो इंडिया में अगर ऐसी कंडीशन होती तो गवर्नमेंट को अपोजिशन पार्टी और मीडिया का क्रिटिक्स झेलना पड़ता। इसलिए इंडिया की गवर्नमेंट पहले से तैयार रहती है कोई भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। तो ये रीज़न है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि अपोजिशन पार्टी का उन पे दबाव हो और मीडिया का दबाव हो, लोगों का दबाव हो। अगर वो अपना काम ढंग से नहीं करती है तो पार्टी ही हम चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ये होता है डेमोक्रेसी। तो ये तो अच्छी फॉर्म हुई ना। अब तो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और एक और अच्छी बात है डेमोक्रेसी की कि भले ही डिसीजन मेकिंग में सभी से कंसल्टेशन की वजह से डिले हो सकता है, बट इसमें सभी लोगों के ओपिनियन शामिल होंगे, जिससे डिसीजन की क्वालिटी इंप्रूव रहेगी और इट मीन्स डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, है ना। तो इसी से हमें डेमोक्रेसी का थर्ड एडवांटेज मिलता है कि यहाँ सभी के ओपिनियन सुने जाते हैं और ध्यान दिया जाता है। कभी कभी डिफरेंसेस के कारण, अलग अलग ओपिनियन के कारण कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, पर फिर भी ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ जो रिच है या जो पावरफुल है उन्हीं के ओपिनियन सुने जाएंगे। नहीं, यहाँ सभी को इक्वल राइट है। तो सबसे ज़्यादा फायदा तो ऑर्डिनरी पीपल को ही है, क्योंकि अपना लीडर खुद चूज़ कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी इनहैंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। और मिस्टेक्स तो सभी से होती है, गवर्नमेंट से भी होती है, बट डेमोक्रेसी में ये राइट है मीडिया और अपोजिशन के पास कि वो खुल की गवर्नमेंट के फेलियर को क्रिटिसाइज कर सकती है। तो इसी में गवर्नमेंट को डिसीजन चेंज करना पड़ेगा, वरना लोग ही गवर्नमेंट को चेंज कर देगी। So democracy is the better than other form of government because it allows us to correct its own mistakes. So democracy is the best form of government and हमें इस पर प्राउड है कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।